and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of August 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about job losses created due to robots. And this topic is important from our syllabus paper 1 essay point of view. I am expecting कि इस topic से related एक ना एक essay आने वाले exams में आ सकता है. At the same time, it is also important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं. देखो, एज वी ऑल नो दैट दिस इज़ द एज ऑफ ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अब मशीन्स काम कर रही हैं, इंसानों को रिप्लेस कर रही हैं. दिस इज़ द एज ऑफ रोबोटिक्स. तो रोबोट्स भी कुछ नहीं होते, दे आर काइंड ऑफ मशीन ओनली जो इंसानों को रिप्लेस करती हैं. इंसान जो काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, उनको धीरे धीरे रोबोट्स रिप्लेस कर रहे हैं. सो दिस इज़ द एज ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स. और इसके कारण हो क्या रहा है, जॉब लॉसेज हो रही हैं. कैसे जॉब लॉसेज होती हैं वो भी ज़रा समझते हैं. इस आर्टिकल में बताया गया है. तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ जॉब्स. वन आर रूटीन जॉब्स. रूटीन जॉब में कैसा होता है, एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए होता है और उसमें कोई हायर एनालिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ नहीं चाहिए. उसका एक एग्जांपल हमने दे रखा है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल क्लोथ्स स्टिचिंग जॉब, कपड़े सिलने का काम. अब इसमें आपको एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए, आपको कपड़े सिलने आना चाहिए, लेकिन इसमें कोई हायर फिर एनालिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आपको नहीं चाहिए. आप ये काम अगर एक बार सीख गए तो फिर आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं. दीज काइंड ऑफ जॉब्स आर नोन एज रूटीन जॉब्स. और इन तरह के जॉब्स की नंबर सबसे ज़्यादा है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन तरह के जॉब्स को, इन रूटीन जॉब्स को रोबोट्स आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं. क्योंकि रोबोट्स को, चूँकि ये रूटीन जॉब है, उनको, इन रोबोट्स को इस तरह से अगर हमने प्रोग्राम कर दिया तो जिस तरीके से ये काम करते हैं, हम इंसान काम करते हैं, वो सारे तरह के एक्टिविटीज़ ये रोबोट्स भी कर सकते हैं. सो दीज रूटीन जॉब्स कैन बी ईजिली रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स. एंड सिंस मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स आर ऑफ दिस टाइप, यानी कि ज़्यादातर लोगों के जॉब्स खतरे में हैं बिकॉज दे आर डूइंग रूटीन जॉब्स विच कैन बी डन बाय रोबोट्स. दूसरे होते हैं नॉन रूटीन जॉब्स. नॉन रूटीन जॉब्स रिक्वायर सम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. इसी एग्जांपल से जोड़ करके देखते हैं. नॉर्मल जब ये मशीन चल रही है तो उसका इस्तेमाल करके कपड़े सिलना एक रूटीन जॉब हो गया. लेकिन अगर ये मशीन ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर करना, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए नॉन रूटीन जॉब. इट रिक्वायर्स फिक्सिंग डिसफंक्शनल मशीन. इट रिक्वायर्स सम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़. तो इन तरह के जॉब्स को रोबोट्स ज़्यादा रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर को यूज करके कुछ प्रोग्राम या फाइल्स बनाना. तो जो लोग भी उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं वो काम अब आगे रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आराम से किया जा सकता है. बट डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज समथिंग दैट इज अ नॉन रूटीन जॉब एंड दैट कैन नॉट बी इजली रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स. बट प्रॉब्लम इज दैट दीज काइंड ऑफ जॉब्स आर लेस इन नंबर एंड दीज जॉब्स रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल सेट जो ज़्यादातर लोगों के पास होती नहीं है. मेजॉरिटी के पास ये स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं होती है जो ये नॉन रूटीन जॉब को कर पाए. इस कारण से चैलेंज क्या डेवलप होगी आने वाले टाइम में, व्हेन रोबोट्स विल रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, इट विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट जॉब लॉसेज. एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, about 75 million jobs will become obsolete by 2022. यानी कि लगभग 7-7.5 करोड़ ऐसे नौकरियां हैं, ऐसे काम हैं जो मीनिंगलेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन. आगे फॉर एग्जांपल में कई सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं. ड्राइवरलेस कार्स आ रहे हैं तो अब ड्राइविंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अब ये जो स्किल सेट है ड्राइविंग, इसकी आगे रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी क्योंकि कार अपने आप ही वो ड्राइव कर पाएंगे. ऑफ कोर्स उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, इतना आसानी से नहीं आएगा, बट स्लोली दीज थिंग्स आर इन प्रोग्रेस. So the challenge that appears is कि it will lead to job losses. So let us see some of the threats because of artificial intelligence on overall Indian society या overall in general world. Artificial intelligence will lead to job losses. Robots will replace human beings.
सो एंड दैट विल ऑल्सो क्रिएट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि जो लोग रिच हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो तो हायर स्किल सेट सीख लेंगे, वो तो फिर वो नॉन रूटीन जॉब्स या नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ में अपने आप को स्किल कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपनी डेवलप कर लेंगे। लेकिन जो लोग पुअर हैं, उनके पास वो स्किल डेवलप हो नहीं पाएगी और वो लोग फिर अनएम्प्लॉयड भी हो जाएंगे। सो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि दो तरह की जॉब्स हैं, रूटीन जॉब एंड नॉन रूटीन जॉब। अभी नॉन रूटीन जॉब को पाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्किल चाहिए, हमें एक अच्छे जगह पे पढ़ना होगा, एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी, और वो ट्रेनिंग पुअर लोगों को तो मिल पाती नहीं है। और पुअर लोग करते हैं रूटीन जॉब, और रूटीन जॉब को रोबोट्स आराम से रिप्लेस कर देंगे। तो द प्रॉब्लम विल बी दैट द पुअर विल बिकम पुअरर, क्योंकि जो गरीब है वो रूटीन जॉब से वो बेरोजगार हो जाएगा एंड ही विल बिकम पुअरर, अनएम्प्लॉयड। बट रिच विल बिकम रिचर, क्योंकि वो स्किल सेट सीख लेगा और हायर लेवल की वो प्रोग्रामिंग करेगा, हायर लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल डेवलपमेंट एबिलिटी डेवलप करेगा। तो इस तरीके से हिज और हर रिसोर्स जनरेशन विल बी मोर। तो इससे समाज में इनइक्वालिटी भी जनरेट हो सकती है। जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो और ज़्यादा रिच होता जाएगा, जबकि जो गरीब है वो अनएम्प्लॉयड और पुअर हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी सोसाइटी पे बेनिफिट्स भी होगा। First benefit will be that it will eliminate dangerous jobs, boring jobs, physically demanding jobs. For example, इस इमेज को देखो आप, इस तरह के जॉब्स, इन सारे जॉब्स को आगे के टाइम में हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं होगी, इंसानों को खुद करने की ज़रूरत नहीं होगी। फायर फाइटिंग का फॉर एग्जांपल है, जो फायर फाइटर्स होते हैं, कई दफ़ा फायर फाइटर्स मारे भी जाते हैं वाइल डॉजिंग द फायर। तो इस तरह के डेंजरस जॉब्स को फिर इंसानों को करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो रोबोट्स विल डू इट। बोरिंग जॉब्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये टीडियस जॉब है, क्लोथ्स स्टिचिंग का जॉब, इस तरह के जॉब्स को रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे और इंसान जो है वो कुछ हायर लेवल की इंटरेस्टिंग चीज़ें करेगा, क्रिएटिव चीज़ें करेगा। इट कैन इंक्रीज आवर ओवरऑल क्वालिटी हेल्थ केयर। अभी मैंने एक दो दिनों पहले आपको बताया था, जैसे इंडियन रेलवे ने डेवलप किया एक नया तरह का रोबोट मिडबॉट, जो कि कोविड पेशेंट्स का टेक केयर करेगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि रोबोट्स की मदद से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही है। इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। यस, ये भी बात आ रही है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने अच्छे से इस्तेमाल किया तो रादर दैन लीडिंग टू जॉब लॉसेज इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। ये ज़्यादा नौकरियां बना सकता है, क्योंकि नए नए तरह के एक्टिविटीज़ निकल के आ रहे हैं। मशीन लर्निंग आ रहा है, हायर स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लर्न कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग आ रहा है। तो नई नई जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अगर उनको हमने सीखना शुरू कर दिया और उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, देन दैट कैन बी डिविडेंड ब्रिंगिंग एक्टिविटीज़ ऑल्सो। उससे हमें नौकरियां मिल भी सकती हैं। नीति आयोग का कैसा प्लानिंग है? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एस्टीमेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल लीड टू 15% बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी बाय 2035, अगर इंडिया ने प्रॉपर डेवलपमेंट किया इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक रिक्वायरमेंट या प्री रिक्विजिट हमेशा रहेगी। जो कंट्री, जो कम्युनिटी, जो इंडिविजुअल, जो लोग अपने आप को स्किल करेंगे अकॉर्डिंग टू द अपकमिंग रिक्वायरमेंट, उनके लिए नौकरियों की कमी नहीं होगी। एनालिटिकल सॉफ्टवेयर एनालिटिकल एबिलिटी या फिर ओवरऑल जो भी हायर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेज हैं, मशीन लर्निंग, अगर हमने उसमें इन्वेस्ट किया तो नौकरियों की कमी नहीं होगी। बट दोज कंट्री, दोज कम्युनिटी, दोज इंडिविजुअल्स हु विल नॉट इन्वेस्ट, उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी। दे विल बिकम पुअरर एंड दे विल रिमेन अनस्किल्ड एंड विल हैव टू फेस जॉब लॉसेस। तो देखो, जिस रिपोर्ट में, अब इस बात को ध्यान से सुनना और इसको अपने आंसर में ज़रूर लिखना, जिस रिपोर्ट में द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन लीड टू जॉब लॉस ऑफ अबाउट 75 मिलियंस बाई 2022, उसी रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि अगर दुनिया भर की कंट्रीज़ ने अच्छी ट्रेनिंग दी अपने लोगों को, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट किया इन द फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन 133 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। देखो, जॉब का टाइप बदल रहा है। पहले जॉब का टाइप होता था रूटीन जॉब, अब रूटीन जॉब्स खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए जॉब्स बन नहीं सकते। ऐसा इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट में कहा गया है कि रूटीन जॉब्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन अगर कंट्रीज़ ने अपने आप को डेवलप किया, अपने सिटीजन्स को इक्विप किया, स्किल किया, री स्किल किया, ट्रेन किया, तो नए तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं। एंड जितना जॉब लॉस नहीं होगा, उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं विथ हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अब आपको इस तरह के सवाल में या इस तरह का अगर एस्से आ जाता है खासकर, तो आपको कैसे कंक्लूड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर एस्से आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जॉब लॉस पे, तो आप ये स्लोगन, ये कोट जरूर यूज कर सकते हैं विक्टर ह्यूगो का। विक्टर ह्यूगो कहते हैं, उन्होंने कहा था, यू कैन नॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो जिस आइडिया का, जिस कॉन्सेप्ट का टाइम आ चुका है, अब आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें, आप उसको रोक नहीं सकते। तो बेटर यू अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट आइडिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आइडिया है दैट हैज़ अराइव्ड, इसका टाइम आ चुका है, हम इसको रोक नहीं सकते। एंड अब कैसा है, कंट्रीज मस्ट डेवलप स्ट्रैटेजीज टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब हम इसको पसंद करें, ये ऑटोमाइजेशन को, मैकेनाइजेशन को, या ना पसंद करें, दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज दिस आइडिया हैज़ कम एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट। बेटर यू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब इसमें चैलेंज कैसा है कि लोगों को स्किल करने के लिए सरकारों को पैसा चाहिए, लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग देने के लिए, मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग देने के लिए पैसा चाहिए, यानी कि रिसोर्स इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। सुनने में तो अच्छा लगता है कि पुराने तरह की जो टीडीएस जॉब है वो ख़त्म हो जाएंगी और नई नई तरह की जो है एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव वाली जॉब्स आएंगी, लेकिन वो क्रिएटिव जॉब्स करने के लिए लोगों को स्किल भी तो करना होगा, उस तरह के कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में सिस्टम्स भी तो बिल्ड करना होगा, उसके लिए सरकारों को पैसा चाहिए और वो रिसोर्स इशू है, वो पैसा नहीं है बहुत सारे सरकारों के पास, देशों के पास, इंक्लूडिंग द कंट्री इंडिया। वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स स्कार्सिटी एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इज कंसर्न। हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है और इसके लिए बिल गेट्स ने एक बड़ा ही अच्छा सजेशन दिया था जिसको हम अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। बिल गेट्स हैड सजेस्टेड द आइडिया ऑफ टैक्सिंग द रोबोट्स। अब ये कॉन्सेप्ट जो टैक्सिंग ऑफ रोबोट्स है, इसको ज़रा समझते हैं। तो देखो, हम और आप जब जॉब करते हैं, मान लो 15 लाख की हमारी सैलरी है, पैकेज है, तो उसमें से 30% हम टैक्स तो भरते हैं, तो 4-4.5 लाख हम टैक्स भर देते हैं। उसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके सरकार फिर वेलफेयर एक्टिविटीज़ करती है। तो जब रोबोट्स हमारे जगह पे काम करेंगे अब, तो यानी कि आप समझो कि रोबोट्स भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इंसानों की तरह, वो भी कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी एक अपनी रेवेन्यू जनरेशन होगी, उस रेवेन्यू जनरेशन पे टैक्स लगना चाहिए। जैसे इंसानों पे टैक्स लगता है, रोबोट्स शुड ऑल्सो बी टैक्स लाइक ह्यूमंस, और वो टैक्स का पैसा सरकारों को जाना चाहिए और सरकार वो पैसे का इस्तेमाल करे, जो रोबोट टैक्स है उस पैसे का इस्तेमाल करे टू ट्रेन पीपल, टू स्किल पीपल इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तब जाकर के ये जो रिसोर्स डेफिसिट का इशू है that can be addressed. The next article is taken from international segment. It is about Sputnik 5 vaccine. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially subtopic public health. सो देखते हैं, सबसे पहले स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में समझते हैं। तो देखो, एक बात तो आपको पता ही है, मैंने भी अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था कि इन अगस्त मंथ इटसेल्फ, लास्ट मंथ, रसिया ने क्लेम किया कि उसने कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना लिया है दैट इज़ रेडी फॉर ह्यूमन यूज, और इसका नाम दिया था स्पुतनिक 5 वैक्सीन। दिस वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय गैमलेया इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस्को। अब इस वैक्सीन के साथ इशू क्या है, इसके कुछ चैलेंजेज हैं। प्रॉब्लम, सबसे पहला चैलेंज है कि इसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट है, रीजन भी कि इसका फेज़ 3 का ट्रायल अभी तक हुआ ही नहीं है। सिर्फ फेज़ 2 ट्रायल के बाद ही इस वैक्सीन को ह्यूमन यूज के लिए लॉन्च कर दिया गया, इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी कम है, एक्सेप्टेंस कम है ग्लोबली। लेकिन इस वैक्सीन के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी निकल के आ रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग स्टडी पब्लिश्ड इन लैंसेट मैगजीन। तो देखो, एक लैंसेट मैगजीन या जर्नल है जो ग्लोबली बहुत ही रिप्यूटेड मेडिकल जर्नल है, दुनिया भर में इसको काफ़ी रेप्यूटेड मानते हैं, इसके अंदर जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं उसको काफ़ी ऑथेंटिक और क्रेडिबल मानते हैं। और इस लैंसेट के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप की है उन सारे के सारे वॉलंटियर्स पे, ऑल 78 वॉलंटियर्स जिनके ऊपर ये वैक्सीन का ट्रायल किया गया था फेज़ 2 ट्रायल में, उन सब के अंदर इस वैक्सीन ने एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप किया। तो फेज़ 2, सरल शब्दों में अगर कहें तो जो लैंसेट के अंदर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके हिसाब से फेज 2 ट्रायल ऑफ दिस स्पुतनिक 5 वैक्सीन वाज क्वाइट सक्सेसफुल। सारे के सारे वॉलंटियर्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो गई है अगेंस्ट कोविड-19 वायरस। तो इस कारण से लैंसेट ने कहा है कि इस वैक्सीन के ओवरऑल सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ग्लोबली। मोस्ट प्रोबेबली दिस वैक्सीन इज गोइंग टू बी आंसर टू कोविड-19 इन्फेक्शन। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। तो आपको एक बात तो पता ही है कि आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वाज ऑन विजिट ऑफ रसिया
in order to attend SCO meeting, Shanghai Cooperation Organization meeting. तो मीटिंग के दौरान राजनाथ सिंह जी को इंट्रोड्यूस कराया गया विद दिस वैक्सीन। रशियन अथॉरिटीज़ ने राजनाथ सिंह जी को ये वैक्सीन से इंट्रोड्यूस कराया, इसके बारे में बताया, और फिर अब रसिया ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया है टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। तो अब रसिया ने इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया है फॉर 2 रीजन्स। पहला रिक्वेस्ट है कि इस वैक्सीन का फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में किया जाए। चूँकि फेज 2 का ही क्लिनिकल ट्रायल हुआ है अभी तक इस वैक्सीन का, बस 78 लोगों के ऊपर ये टेस्ट हुआ है। फेज 3 में कम से कम 1000 लोगों के ऊपर ट्रायल होना चाहिए, तभी जा करके, और वो सक्सेसफुल हो तभी हम मानते हैं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है फॉर ह्यूमन यूज। तो फेज़ 3 का ट्रायल वो इंडिया में कराना चाहते हैं। और दूसरा, अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो गया तो मास प्रोडक्शन इंडिया में ही स्टार्ट की जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो इस कारण से रसिया इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, और ये आर्टिकल मैंने जानबूझ के भी कवर किया है, क्योंकि आई वॉन्टेड टू टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कि देखो, मोस्ट प्रोबेबली वैक्सीन विल कम। जब हमने इतना टाइम वेट किया, 5-6 महीने वेट किया, इतना पेशेंस दिखाया, घर में रहे, इतना लॉस भी झेले, फिर भी हमने अब जब पेशेंस इतना दिखाया है तो 1-2 महीनों के लिए लेट अस नॉट लूज आवर पेशेंस। मोस्ट प्रोबेबली वैक्सीन विल कम, आइदर दिस वैक्सीन और ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन, उसके भी फेज़ 2 ट्रायल्स हो चुके हैं और फेज़ 3 में जाने वाला है। कोई ना कोई वैक्सीन इंडिया के अंदर आएगा ज़रूर, और चूँकि इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो जैसे ही कोई ना कोई वैक्सीन डेवलप हो जाता है, थ्योरेटिकल उसको पास मिल जाता है, देन सबसे पहले इंडिया के अंदर वो वैक्सीन डेवलप होगी। सो लेट अस नॉट लूज पेशेंस। हमने जब इतना ज़्यादा कॉशन दिखाया है तो अभी भी कॉशन को मेंटेन रखते हैं। लेट अस कीप ऑल दोज प्रिकॉशंस, जैसे मास्क पहनना या फेस शील्ड पहनना, बार बार सैनिटाइज़र को यूज़ करना। अभी 1-2 महीने के लिए हम अपना पेशेंस लूज नहीं करते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट पढ़ना लिखना अभियान। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली सब टॉपिक एजुकेशन। तो समझते हैं, सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, कल यानी कि 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इसको इंटरनेशनल लिटरेसी डे की तरह मनाया जा रहा है सिंस 1966, जब इसको यूनेस्को ने इंटरनेशनल लिटरेसी डे डिक्लेयर किया था। तो ये यूनेस्को वर्ड याद रखना, यूनेस्को ने इसको इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाया था। हो सकता है कि आपसे यूएन लिख के आ जाए या UNHRC लिख के आ जाए, वो सब गलत होगा। यूनेस्को ने इसको इंटरनेशनल लिटरेसी डे की तरह अनाउंस किया था, तब से ये मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे की तरह। हमारे देश के अंदर भी इस इंटरनेशनल लिटरेसी डे को सेलिब्रेट किया गया, और इस ओकेजन पे हमारे देश के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने कहा कि भारत सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, जिसका नाम है पढ़ना लिखना अभियान। और इस पढ़ना लिखना अभियान की मदद से हमारे देश के अंदर टोटल लिटरेसी अचीव हो जाएगी बाय 2030, कंप्लीट लिटरेसी। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर ये पढ़ना लिखना अभियान है क्या। देखो, इस पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत टारगेट है कि हमारे देश के अंदर जो 57 लाख नॉन लिटरेट एंड नॉन न्यूमरेट एडल्ट्स हैं, वो एडल्ट जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, उनको बेसिक फंक्शनल लिटरेसी या न्यूमरेसी सिखाई जाए। तो 57 लाख लिटरेट एडल्ट्स को टारगेट किया गया अभी के लिए। आगे के टाइम में उसको और एक्सपैंड किया जाएगा। वो 57 लाख जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे कि ट्राइबल्स, वीमेन या डिसएडवांटेज ग्रुप, उनको टारगेट किया गया पहले, और वो पूरी तरह से इलिटरेट लोगों को टारगेट किया गया है। उसमें उनको फंक्शनल लिटरेसी या न्यूमरेसी सिखाई जाएगी। फंक्शनल लिटरेसी या न्यूमरेसी का मतलब है बेसिक मैथ्स सम कर लेना। मैथ्स सम मतलब अपना वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पाएँ, और बेसिक उनको लिखना सिखाया जाएगा, अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाया जाएगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एंड दिस विल बी टारगेटेड फॉर 57 लाख डिसएडवांटेज ग्रुप इन आवर कंट्री अंडर पढ़ना लिखना अभियान। भारत सरकार इस स्कीम को लेकर के आई है, पिछले साल से इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे उम्मीद है कि आने वाले प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, APSC में भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from again national segment. It is about Indira Gandhi Peace Prize. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. So देखो,
न्यूज़ क्या है पहले वो समझते हैं। ब्रिटेन के इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट सर डेविड अटेनबोरो को इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ ऑफ 2019 दिया गया है। तो समझते हैं कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ कैसे दिया जाता है, इसके क्या क्या कंडीशंस हैं। ओवरऑल इसका नाम है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, और ये दिया जाता है ऑन ओकेजन ऑफ मिसेज इंदिरा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी। और इस अवार्ड को दिया जाता है टू दोज इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस। और इस अवार्ड के साथ ही 25 लाख का कैश अवार्ड भी दिया जाता है अलॉन्ग विथ ए साइटेशन। तो एक समझ लो कि एक डॉक्यूमेंट मिलती है और उसके अलावा 25 लाख का कैश अवार्ड दिया जाता है अंडर इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। अभी तक ये अवार्ड किन किन लोगों को मिल चुका है वो भी ज़रा देख लेते हैं। मिखाइल गॉर्बाचोव फॉर्मर लीडर ऑफ सोवियत यूनियन को मिला था 1987 में, यूनिसेफ को 1989 में। ये बात ध्यान रखना कि इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस किसी को भी दिया जा सकता है, इसी कारण से यूनिसेफ को भी मिला था 1989 में। जिमी कार्टर को फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट 1997 में। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान साहब को, एंजेला मर्केल चांसलर ऑफ जर्मनी। इसरो को दिया गया 2014 में, और इससे पहले अभी 2019 में तो डेविड अटेनबोरो को दे दिया गया है, ब्रिटेन के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इससे पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया था 2017 में। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2015 में यूपीएससी के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आया था। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2014 वाज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब ध्यान से देखो, 2015 में ये सवाल आया था और 2014 का प्राइज़ दिया गया था इसरो को, इसी कारण से ये 2015 में आया था। मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से समझो। 2015 में वो आपसे ये नहीं पूछते कि बताओ 1987 में किसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया था। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, इसमें अब आप सारे के सारे रटने मत बैठ जाना कि 1987 में मिखाइल गॉर्बाचोव, 89 में यूनिसेफ। नहीं, ऐसा नहीं। करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। 2014 का प्राइज़ था जो इसरो को दिया गया था, और ये प्राइज़ भी एक्चुअली 2015 के फरवरी में दिया गया था, इस कारण से ये न्यूज़ में था, इस कारण से ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगले एग्ज़ाम में जो भी एपीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें एटमैक्स आपसे पूछेगा कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ ऑफ 2019 किसको मिला था। आपको बस याद रखना सर डेविड अटेनबोरो, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, पुराने सारे लीडर्स के नाम याद नहीं रखने। और इसी तरह से आपको बाकी सारे टॉपिक्स की भी पढ़ाई करनी है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है वो पूरी हिस्ट्री रटने लगते हैं, उनको लगता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। जो करंट में इशूज़ होते हैं वही होता है। अब 2014 में ये न्यूज़ में था इसलिए 15 में आया। अब ये नहीं आएगा कि 14 में किसको दिया गया था, अब यही आएगा कि 2019 वाला अवार्ड किसको दिया गया था। आंसर इज सर डेविड अटेनबोरो। आज से हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, चूँकि एपीएससी प्रीलिम्स अब आ रहा है, तो जिस तरह से हमने यूपीएससी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, वैसे ही एपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर एपीएससी। पहला टॉपिक है अबाउट लवलीना बोरगोहाई। She has been conferred with prestigious Arjuna Award in 2020. इस कारण से ये न्यूज़ में थी। She is a boxer from Assam and she is the 6th Arjuna awardee from the state of Assam. Please attempt this question based on this topic. Topic number 2 is Akira Miyawaki method. Akira Miyawaki method is of forestation technique pioneered by Japanese botanist Akira Miyawaki that helps to build dense native forest. The approach is supposed to ensure that plant growth is 10 times faster and the resulting plantation is 30 times denser than the usual. It involves planting dozens of native species in the same area and becomes maintenance free after first 3 years. और ये अकीरा मियावाकी मेथड न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज गुवाहाटी रिफाइनरी हैड अडॉप्टेड अकीरा मियावाकी मेथड फॉर एफॉरेस्टेशन दिस ईयर. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 3 is Nikam Kimi. Nikam Kimi is the Karbi's New Year that is celebrated with pomp and gaiety throughout the district by different celebration committees. As per the Karbi calendar, February 1 is considered as New Year by the community, Karbi community. Please attempt this question that is based on topic number 3. That's all from our side for today. Thanks for watching.